क्वेश्चन 35 देखिए, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है एंड इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना है जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो यहां पे आ जाएगा, इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। x को 0 लेंगे तो y 60, y को 0 लेंगे तो x 120। नाउ अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, सो ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। x को 0 लेंगे तो y 60 और y को 0 लेंगे तो x 60। नाउ इस लास्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ ऑफ नाउ ये एक ऐसी इक्वेशन आएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। x 0 लोगे तो y भी 0 आएगा। अब इसके अलावा एक पॉइंट ऐसा लेना है जो इनके नियर हो, यानी x को आप 60 ले लो। जब x को 60 लोगे इधर जाके माइनस का 60 एंड वो हो जाएगा 30। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। देखिए पॉइंट्स कहां तक जा रहे हैं आपके 120 तक। सो 20, 40, 60 एंड इसको थोड़ा आप नीचे की तरफ करके बनाएं। ट्वेंटी, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इस तरह बेशक से पूरा ना बनाएं आप। तो पहला पॉइंट है x 0, y 60। तो यहां पर x 120 एंड y 0 यहां पर, तो दोनों से एक लाइन पास हो जाएगी। दिस इज द लाइन एंड लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। नाउ दूसरे वाली बनाएंगे, x 0, y 60, x 60, y 0, यानी यहीं से एंड यहां से पास होगी। दिस लाइन इज x प्लस y इज इक्वल टू 60। नाउ x 0, y 0, x 60, y 30। एक तो ये रहा x 60, y 30 आपका होगा सम यहां पर। दिस इज 20 and this is 30। This is x minus 2y is equal to 0। अब हमें चेक करना है कि फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो फिजिबल रीजन को चेक करने के लिए आप क्या करें कि यहां इस इनइक्वालिटी को ले लो, x प्लस 2y इज लेस देन 120। केवल इनइक्वालिटी वाला साइन लें, इज इक्वल टू वाला साइन ना लें। अब इस लाइन को देखो, लाइन है यहां पर एंड ओरिजिन इस तरफ है, तो ओरिजिन को इसके अंदर रखेंगे। 0 प्लस 0 इज लेस देन 120, यानी कि 0 इज लेस देन 120। तो ये बात हमारी सही है कि 0 हमारा लेस देन 120 होता है, यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। अब दूसरे वाली लाइन को चेक करते हैं। अब चेक करो, ये x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन को छोड़ करके यहां का कोई पॉइंट ले लें। दैट इज, आप देखो यहां x तो -1 है, -20 और y 20 है। तो x -20, y 20 इज ग्रेटर देन 0, यानी -60 इज ग्रेटर देन 0।
तो क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। तो पॉइंट इस तरफ था, यानी दूसरी तरफ इसका फिजिबल रीजन होगा, इस तरफ। तीसरे वाली इक्वेशन को चेक करते हैं। x प्लस वाई, ओरिजिन रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 60, गलत बात है, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। केवल एक पॉइंट से हमें पता चल जाता है। अब आप चेक करो तो फिजिबल रीजन ये बन रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आप देखें, इसको नाम दे दो A, तो ये है हमारा 60,0, ये है 120,0, इसको नाम दे दो B, ये C हमें निकालना पड़ेगा एंड ये D हमें निकालना पड़ेगा। अब आप समझो कि C किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। C को अगर आप देखो तो C x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 एंड दूसरे वाली है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐड कर दिया, 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज 60। x को 60 यहां रख दो तो y इज 30, x 60 y 30, ये लाइन पॉइंट मिल गया। दूसरे D पॉइंट को देखो कि किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और एक x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, 3y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 20। y 20 यहां रख देंगे तो x इज 40, यानी 40,20। अब आप चेक करो कि सारे पॉइंट्स हमें यहां पर मिल गए हैं इस फिजिबल रीजन के। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो z एट a दैट इज 60,0 पर, तो z क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 0 यानी कि 300। z एट b यानी कि 120,0 पर, तो जरा चेक करें कितना होगा, 5 इंटू 120 प्लस 0 यानी कि 600। इसके बाद z एट c यानी 60,30 पर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 60,30 एंड 300 और ये प्लस 300, दिस इज 600। z एट d, d यानी 40,20 पर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 200 प्लस 200 दैट इज 400। तो यहां पर आप देखें तो हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल ली एट एवरी पॉइंट। अब आप देखो तो ये मिनिमम किस पर है, z मिनिमम है यहां पर एंड मैक्सिमम देखो तो आप इन दोनों पर ये मैक्सिमम आ रहा है। अब ये केस मैं आपको समझाता हूं। पहले हम लिखते हैं z इज मिनिमम एट, z जो है वो मिनिमम किस पर है आपका एट 60,0 पर, z जो है वो मिनिमम है। एंड मैक्सिमम की हम बात करें तो 120,0 यानी इस पॉइंट पर एंड 60,30 यानी इस पॉइंट पर। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको BC दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, इस लाइन के दोनों पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि इस लाइन के दोनों पॉइंट्स पर और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे ना, ये हर पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, तो आप बोलेंगे कि BC लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट्स पर ये जो z है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। दैट मींस BC लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप लिखेंगे
Z is maximum at B, that is 120, 0 and C 60, 30. So Z is maximum at all the points of line BC. BC line that is, आप लिख सकते हैं x plus 2y is equal to 120. इस लाइन के सभी पॉइंट्स पर जो z है हमारा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ऐसा MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, आप बताएंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मैक्सिमम है। क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। लेट ए कॉन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। एक कॉन है जिसको कि आपका एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, मतलब उसके अंदर बनाया गया है, जिस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। एंड द हाइट एंड द रेडियस ऑफ कॉन आर h एंड R। हाइट ऑफ कॉन जो है दैट इज h है, हम यहां पर लिख देते हैं हाइट ऑफ कॉन इज h and the radius of cone is R। और ये वाली जो डिस्टेंस है OC, दिस पॉइंट इज C, ये हमें x दे रखी है। नाउ इस पर ही बेस्ड वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द रिलेशन बिटवीन R एंड R इन टर्म्स ऑफ x। वॉल्यूम निकालनी है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम और ऑफ कॉन और स्फीयर की वॉल्यूम के बीच में सारे रिलेशंस निकालने हैं। तो हम पहले वॉल्यूम के लिए क्वेश्चन को करते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ देखें, आप यहाँ देखो, इन ट्रायंगल OCA, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल OCA दिस एंगल इज 90 डिग्री because this is perpendicular, so OC square plus CA square is equal to OA square। ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि R और X में रिलेशन निकाल दीजिए। R और X में रिलेशन हमें कहाँ से मिल सकता है, इस ट्रायंगल में ही मिल सकता है। OC का स्क्वायर यानी X स्क्वायर, CA का स्क्वायर यानी R स्क्वायर, OA का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर। इधर ले जाइए, R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, R इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। प्लस माइनस सिंबल नहीं आएगा बिकॉज R इज द लेंथ एंड लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, दैट्स वाई हमने केवल पॉजिटिव साइन को ही कंसीडर किया है। तो R और X में हमें रिलेशन मिल गया, जो कि हमारा था पहला क्वेश्चन। अब वो कह रहा है राइट द वॉल्यूम V ऑफ द कॉन इन टर्म्स ऑफ R एंड X। इस R और X की टर्म्स में वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई R स्क्वेयर H। देखिए 1/3 पाई R स्क्वेयर किसके बराबर है, R स्क्वेयर माइनस X स्क्वेयर, और H होती है हाइट ऑफ कॉन। तो ये हाइट ऑफ कॉन को क्या लिख सकता हूं मैं, R प्लस X लिख सकता हूं। सो दिस इज R प्लस X। आप बोले सर चेंज क्यों कर लिया, क्योंकि वो कह रहा है कि उसे केवल जो वॉल्यूम है वो कैपिटल R और X में चाहिए, तो हम उसको उसमें कन्वर्ट करके देंगे। इसे मल्टीप्लाई कर लो आपस में, π/3 इंटू यहां हो गया R क्यूब, इसके साथ करेंगे तो R स्क्वेयर X माइनस RX स्क्वेयर माइनस X क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू X इज इक्वल टू R/3।
हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन को मैक्सिमाइज करना है। तो आप समझो कि मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू π/3, तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ओके π/3। यहां पर आप देखें r³ कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, x का हो गया 1 यानी कि r², और x² का हो जाएगा 2x माइनस 2rx एंड माइनस 3x²। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम इस dv ओवर dx को 0 के बराबर रखेंगे, हमें x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होंगी। तो यहां आप देखिए तो π/3 माइनस कॉमन ले लो अंदर से, 3x² प्लस 2rx माइनस r² इज इक्वल टू 0। इसे इधर ले जाएंगे तो यहां पे आएगा 3x² प्लस 2rx माइनस r² इज इक्वल टू 0। अब मुझे माइनस का 3r² तो मल्टीप्लाई में चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2r आना चाहिए। तो आप देखो तो मैं इसको कर लेता हूं प्लस 3r माइनस r, तो ये माइनस का 3r² हो गया और सब्ट्रैक्ट करने पर 2r बन जाएगा, 3rx माइनस rx माइनस r² इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस r, यहां से माइनस r कॉमन ले लिया तो x प्लस r इज इक्वल टू 0। x प्लस r 0 होगा या फिर 3x माइनस r 0 होगा। तो यहां से तो x आ गया माइनस r और यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू r, यानी x इज इक्वल टू r/3। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो x है वो लेंथ है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, एंड x की वैल्यू होगी r/3। अब हमें इसे मैक्सिमाइज और करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2v ओवर dx² इज π/3, r² का 0 यहां पे होगा माइनस का 2r माइनस का 3x। अब x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे r/3, तो यहां पे हो जाएगा d2v ओवर dx² इंटू π/3 माइनस 2r माइनस 3r/3। आप समझो कि r कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, दैट इज रेडियस, एंड वो पॉजिटिव होगी, तो ये भी नेगेटिव, सिंबल आएगा नेगेटिव, यानी डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r/3। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम when x इज इक्वल टू r/3। और आप चेक करें कि थर्ड क्वेश्चन में हमें यही करना था। फोर्थ में वो कह रहा है इफ द वॉल्यूम v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r/3 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। तो मैक्सिमम वॉल्यूम v निकालना है हमें। दिस इज फोर्थ पार्ट। आप समझो कि v ये है हमारा π/3 r³, x की जगह r/3 रखने पर जो वॉल्यूम मिलेगी वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी। यहां पे r/3 रखेंगे तो ये बन जाएगा r³ 3
यहां पे रखेंगे r/3 तो r²/9 यानी कि माइनस का r³/9। यहां रखेंगे तो माइनस का r³/27। यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लो। π/3 दिस इज 27, एलसीएम आ जाएगा। सो 27r³ प्लस 9r³ माइनस 3r³ और माइनस r³। यहां पे आ गया π/3, π/81 हो गया। ये माइनस का 4 5 32r³, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम आ रही है 32πr³/81। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कॉन। अभी वो इसी में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन तो ये है एंड v' इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। v' वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3πr³। r क्योंकि जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो v/v' 32πr³/81 अपॉन 4/3πr³। πr³ से πr³, 3 से 27 एंड 4 से ये 8 टाइम्स। तो v/v' यानी कि 8/27। सो विच इंप्लाइज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 8/27, और यू कैन से कि 8:27 हमारे पास उन दोनों की वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आ जाएगा। तो केवल आपको इस क्वेश्चन को वॉल्यूम के लिए सॉल्व करना था एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर से ही आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 37 केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। पोलियो ड्रॉप्स आर डिलीवर्ड टू 50K चिल्ड्रंस इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में 50,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डिलीवर की जाती हैं। The rate at which polio drops are given is directly proportional to the number of children who have not been administered the drops. By the end of second weeks, half of the children have been given the polio drops. How many will have been given the polio drops by the end of third week can be estimated using the differential equation, where x denotes the number of weeks and y denotes the number of children who have been given the drops. आप समझो ये सारा जो स्टेटमेंट दे रखी है केवल पजल करने के लिए। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनी बनाई दे रखी है, तो इससे हमें कोई काम नहीं है। हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वो है हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 50 माइनस वाई। दिस इज एंड नाउ इसी पर बेस्ड वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, स्टेट द ऑर्डर ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका ऑर्डर है 1, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 हो गया। ये पहला क्वेश्चन। विच मेथड ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज टू सॉल्व। ओके, हम इसे सॉल्व करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने पर मिल जाएंगे। तो यहां इस इक्वेशन को देखिए, इसको इधर ले आए तो dy/50 माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, आप देखो तो यहां पर क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन है तो log
50 माइनस वाई, और 50 माइनस वाई का डेरिवेटिव नीचे -1 इंटू लेमडा एक्स प्लस सी। तो यहाँ आ गया माइनस लॉग 50 माइनस वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस सी। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा मेथड हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज किए हैं। तो आप देखें तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, यानी हमने यूज किया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहां इसके लिए हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज कर लिया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा था कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, यहां इसका सॉल्यूशन। इसके और वाला पार्ट कह रहा है, थर्ड के और वाला पार्ट, इफ लेमडा इज इक्वल टू 0.049, लेमडा इज 0.049 एंड y 0, यानी x जब 0 है तो y भी 0 है। इसका मतलब यही है कि when x is 0 तो y क्या है, 0 है। देन फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन मुझे निकालना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं, यहां वैल्यूज रख दो, माइनस लॉग 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.049, x है 0 प्लस c, ये तो पूरा 0 बन गया। c इज इक्वल टू माइनस लॉग 50, ये आ गया। नाउ इसको यहां रखेंगे, सो माइनस लॉग 50 माइनस y इज इक्वल टू लेमडा x माइनस लॉग 50। दिस इज particular solution of the differential equation which is required particular solution। और ये क्या है, हमारा required particular solution है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो केवल पजल करने के लिए वो स्टेटमेंट्स दे रखी थी, वरना हमें काम जो करना है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में करना है। क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन ए स्कूल टीचर आस्क्स ए क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में एक टीचर है, उसने क्वेश्चन 3 बच्चों से पूछा है, रवि, मोहित एंड सोनिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय रवि, मोहित एंड सोनिया आर 30%, 25% एंड 45% रेस्पेक्टिवली। कि रवि सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 30%, मोहित करेगा 25% एंड सोनिया सॉल्व करेगी, दैट इज 45%। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर बाय रवि इज 1%, बाय मोहित 1.2% एंड सोनिया इज 2%। नाउ इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले हम यहां मान लेते हैं, लेट E1 denotes the event, E1 denotes the event that problem solved by Ravi। हमने ये मान लिया कि problem solved by Ravi। E2 event मान लिया problem solved by मोहित, ये दूसरा इवेंट मान लिया। E3 इवेंट मान लिया प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय सोनिया। नाउ एक एरर बनाने के लिए लेट A denotes the event of committing error, कि एरर हो गया, गलती हो गई। इस इवेंट को हमने नाम दिया है दैट इज A। हमने A नाम दिया किसको, कि हमसे कोई गलती वहां पर हो गई है। नाउ P A बाई E1 का मतलब क्या है, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व की किसने, E1 मतलब पहले हो चुका है, रवि ने सॉल्व की है और उससे गलती हो गई।
इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1%, यानी 1/100। PA/E2 प्रॉब्लम सॉल्व की मोहित ने और उससे गलती हो गई 1.2%, यानी 1/2/100। PA/E3 हमें कितना दे रखा है 2%, यानी 2/100। नाउ PE1 भी हमें दे रखा है, वो है हमारे पास 30/100। रवि सॉल्व करेगा। मोहित के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 25/100। PE3 हमारे पास है 45/100। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 एंड डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने में एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी of committing error that is PA हमें निकालनी है। तो जो PA है वो किसके बराबर हो जाएगा, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। दैट इज, अब आप समझो PE1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, PE1 है हमारे पास 30/100 इंटू 1/100 प्लस 1.2/100 इंटू 25/100 प्लस 2/100 इंटू 45/100। एलसीएम सभी का सेम आ गया, दैट इज 10,000। यहां पे आ गया 30 प्लस 25 इंटू 12 30.0, यानी 30 ही आ गया क्योंकि 1.2 है ना यहाँ पे, तो ये 30 हो गया। दिस इज प्लस 90, तो ये आ गया आपका 150/10,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 0.015। 3 जीरोस गिन के लगा दिया, तो कमिटिंग द एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.015 हो गई। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है हमसे, इफ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन इज चेक्ड बाय द टीचर एंड हैज सम एरर, उसमें एरर है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि। तो आप समझो, टीचर चेक द क्वेश्चन एंड एरर फाउंड। टीचर, या फिर ऐसा लिखें, प्रोबेबिलिटी दैट एरर इज फाउंड and problem is not solved by रवि। प्रॉब्लम जो है वो रवि के द्वारा सॉल्व नहीं हुई है, यानी PE1 कॉम्प्लीमेंट बाई A। एरर मिल चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो रवि ने सॉल्व नहीं किया है, तो इसको हम निकाल सकते हैं 1 माइनस PE1/A। देखो PE1/A निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है बाई बेज थ्योरम। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि प्रॉब्लम रवि ने सॉल्व नहीं की है, तो आप उसमें से क्या कर दो कि इस बात की प्रोबेबिलिटी घटा दो कि रवि ने सॉल्व की है, तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि रवि ने सॉल्व नहीं की है। तो हम ये निकाल लेंगे और 1 में से घटा देंगे। तो बाई बेज थ्योरम PE1/A इज इक्वल टू, ये होगा PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1
इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री। नाउ पी ई वन की जो वैल्यू है वो है 30/100 और पी ए बाई ई वन है 1/100 और इस पूरी वैल्यू को हमने अभी सॉल्व किया था 15/1000। अब दोबारा से कर लेना 30/10,000 ओवर 15/1000। 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल हो गई। 30/15 इंटू 10, 15 से 2, 2 से 5 यानी 1/5। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 1/5 इज 4/5 यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि इज 4/5 हमारे पास आ जाएगी।